हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट्स में डिफरेंट मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जरा सोचिए, हाउ डू डिफरेंट वेज ऑफ फेडरलिज्म कीप ए लार्ज एंड डाइवर्स नेशन यूनाइटेड एंड इफेक्टिव। आखिर वो कौन से मॉडल हो सकते हैं फेडरलिज्म के जो किसी कंट्री को यूनाइट भी रखें, वहां की गवर्नेंस को इफेक्टिव भी रखें। So there are various models. आज उन्हीं के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उनके की फैक्टर की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वासी फेडरलिज्म को। क्वासी फेडरलिज्म का की फैक्टर है कि यहां पर सेंटर का कंट्रोल ज्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें स्टेट की पावर की। सेकंड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहां पर कोलैबोरेशन होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बीच में। एंड द थर्ड, कंपेटिटिव फेडरलिज्म, यहां पर फ्रेंडली राइवलरी देखने को मिलती है अमंग द स्टेट्स या स्टेट और सेंटर के बीच में, क्योंकि यहां बात होती है आगे निकलने की। तो यहां पर नई नई इनोवेशंस और इंप्रूवमेंट को लेकर एक दूसरे से होड़ होती है। हम इन तीनों ही मॉडल्स को बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं आपके स्कूल के सिनेरियो से। तो स्टार्ट करते हैं सिनेरियो नंबर 1। आप गैस करने की कोशिश करिएगा आखिर कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं। तो सिनेरियो 1 को देखिएगा। आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो चाहते हैं कि जो आपके इंडिविजुअल क्लासरूम हो वो उनकी मर्जी से चलें, यानी कि जो वो रूल्स बना रहे हैं अपने लेवल पर, जिसमें कि यूनिफॉर्म सिटिंग अरेंजमेंट्स हो सकता है, आपके डेली शेड्यूल हो सकते हैं। तो यहां पर सारे डिसीजन जो हैं वो आ रहे हैं प्रिंसिपल के लेवल पर आपकी सारी क्लासेस के लिए। तो क्या आप इसको थोड़ा सा कंपेयर कर पा रहे हैं? प्रिंसिपल जो है वो सेंटर लेवल, क्लासेस में जो है स्टेट। तो यहां पर हम देखते हैं एक बैलेंस जिसका झुकाव है सेंटर की तरफ। और हमने क्या बात की थी इसके लिए? हमने बात की थी क्वासी फेडरलिज्म की। तो आइए चलते हैं सिनेरियो 2। इमेजिन करिए एक ऐसा स्कूल जहां पर स्पोर्ट्स डे मनाया जाना है। सारे टीचर्स एक्साइटेड हैं, स्टूडेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि जो पार्टिसिपेट करेंगे वो तो उसके द्वारा कैसे पूरा स्कूल एक दिखाई देगा, है ना। तो इनोवेटिव आइडियाज भी दे रहे हैं ताकि इवेंट सक्सेसफुल हो। तो हम देखते हैं यहां कोलैबोरेशन के द्वारा एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाया जा रहा है ना। डिफरेंट क्लासेस, क्लास टीचर्स। तो ये सिंबलाइज करता है दरअसल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, क्योंकि यहां पर कोऑपरेशन जो है वो प्रिवेल कर रहा है। आइए सिनेरियो 3 की बात करते हैं। अब एक ऐसे स्कूल को इमेजिन करिए कि वहां पर कंपटीशन है, एनुअल कंपटीशन, जहां डिफरेंट क्लब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर ड्रामा, साइंस और स्पोर्ट्स को लेकर डिफरेंट कंपटीशंस होंगी। जब वो क्लब डिफरेंट कंपटीशन कर रहे होंगे तो उन्हें कुछ फंड्स की जरूरत पड़ेगी, स्पेस की जरूरत पड़ेगी जहां पर वो प्रैक्टिस करेंगे, टीचर्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए वो यूनिक आइडियाज जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उन्हें निकलना है एक दूसरे से आगे। एक फ्रेंडली राइवलरी हमें दिखेगी। तो यहां पर जो चीज हाईलाइट हो रही है वो है कि उनकी क्रिएटिविटी, उनका इनोवेशंस कैसे उन्हें एक दूसरे से आगे ले जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा ही कुछ तो हमने देखा था कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में। तो ये आपके स्कूल के लेवल से इन कंसेप्ट की बात हुई। आइए अब चलते हैं पॉलिटिकल लेवल पर इन कंसेप्ट को और बेहतर समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वासी फेडरलिज्म को। बेसिक बात कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है ज्यादा पावर अगर हम कंपेयर करें स्टेट से, क्योंकि अक्सर ऐसी कंट्रीज में नेशनल यूनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर हम कंपेयर करें कि वहां के स्टेट की ऑटोनॉमी से। इसके अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें तो सेंटर जो है गाइडेंस देता है, सपोर्ट देता है डिफरेंट स्टेट्स को। ये जो है यहां पर नॉट फुली इक्वल का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यानी कि सेंटर और स्टेट एक साथ इक्वल नहीं है। सेंटर ज्यादा पावरफुल
और स्टेट कम पावरफुल हैं। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि वहां पर स्टेट के पास पावर नहीं होगी। एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, एक लिमिटेड एरिया में स्टेट को भी पावर दी जाती है जिससे बैलेंस स्ट्राइक होता है। और ये जो रोल्स हैं ये चेंज होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर अगर क्राइसिस है तो सेंटर और ज्यादा पावर प्राप्त कर लेगा, और अगर सब कुछ ठीक है तो हो सकता है स्टेट को धीरे धीरे और भी पावर दे दी जाए डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा। आइए इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। इंडिया में जो 1970s में इमरजेंसी लगी थी, स्पेसिफिकली 1975 में, तो वहां पर जो इमरजेंसी लगी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स की पावर भी अपने हाथों में ले ली। तो यह हमें दिखाता है क्वासी फेडरलिज्म का एक क्लासिकल एग्जाम्पल। आइए अब समझते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आखिर क्या होता है। इस फेडरलिज्म में सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट्स वर्क करती हैं टुगेदर, यानी कि उनके सामने अक्सर कॉमन गोल होता है और वो फ्रेंडली नेचर में, कोऑपरेटिव नेचर में एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं और कॉमन चैलेंजेस और कॉमन इश्यूज को एड्रेस करती हैं। इसके अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे बढ़िया बात कि कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि एक ही ऑब्जेक्टिव को लेकर स्टेट भी काम कर रहा होता है, सेंटर भी काम कर रहा होता है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे हम रिसोर्स की बात करें, चाहे हम टैक्स कलेक्शंस की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल पावर्स की बात करें। और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, जहां हमने देखा क्वासी फेडरलिज्म में सेंटर परवेल कर रहा था डिसीजन के मामले में, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम देखते हैं कि डिसीजन में दोनों ही भागीदार होते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। कनाडा का हेल्थ एक्ट फंड जो है वो इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है, जहां पर कोऑपरेशन दिखता है वहां के प्रोविंस और सेंटर के बीच में। आइए अब बात करते हैं कंपेटिटिव फेडरलिज्म की। कंपेटिटिव फेडरलिज्म में रीजनल गवर्नमेंट्स जो है कंपीट करती हैं इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस के लिए, एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक स्टेट अपनी नई पॉलिसी लाएगा, जरूरत से ज्यादा छूट देगा ताकि वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। तो हम देखते हैं यहां पर एक फ्रेंडली राइवलरीज दिखती है। यहां पर हम अक्सर इंडेक्स देखते हैं कि कौन सा स्टेट ज्यादा बेहतर कर रहा है इन्वेस्टमेंट के मामले में, बिजनेसेस के मामले में। अगर हम इसके अप्रोचेस की बात करें तो यहां पर कंपेटिटिव अप्रोच दिखती है और परफॉर्मेंस ड्रिवन अप्रोच भी होती है, यानी कि डिफरेंट इंडेक्स में कि कौन सा स्टेट कहां ज्यादा बेहतर कर रहा है। इंसेंटिव फॉर इंप्रूवमेंट, जो स्टेट ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा उनको ज्यादा इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक ऐसी अप्रोच वर्क कर रही होती है जो आगे बढ़ने के लिए इंसेंटिव भी देती है, मजबूर भी करती है और इसी के साथ ही साथ प्रेरणा भी देती है। डाइवर्सिटी रहती है अप्रोच में। ऐसा नहीं होता कि सभी स्टेट में एक जैसी ही अप्रोच वर्क करेगी। हो सकता है इंडिया के ईस्ट वाले स्टेट्स में अलग मॉडल्स वर्क करें और साउथ में अलग तरह के मॉडल वर्क करें। तो ये बात की हमने कंपेटिटिव फेडरलिज्म की। आइए जरा देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को भी। अगर हम यूएस की बात करें तो वहां पर कंपेटिटिव फेडरलिज्म का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। आखिर कैसे? क्योंकि जो लगभग वहां 50 स्टेट्स हैं वो अपने यहां पर ज्यादातर लोगों को लाने के लिए, बिजनेसेस को लाने के लिए इंसेंटिव्स देते हैं, टैक्स में रियायतें देते हैं ताकि वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट हो। तो ये हमने देखा कि कंपेटिटिव फेडरलिज्म किस तरह से वर्क करता है। आइए एक कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों मॉडल्स में। अगर हम सेंट्रल रोल की बात करें कि सेंटर का कैसा रोल रहता है, तो क्वासी फेडरलिज्म में सेंटर परवेल करता है, ज्यादा डोमिनेंट होता है। अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बात करें तो यहां पर कोलैबोरेशन दिखता है सेंटर और स्टेट के बीच में। कंपेटिटिव फेडरलिज्म में यहां पर लिमिटेड होता है सेंटर का रोल, क्योंकि अमंग द स्टेट्स कंपटीशन होती है और वो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करता है। स्टेट के मामले में अगर उनकी ऑटोनॉमी देखें तो क्वासी फेडरलिज्म में रिस्ट्रिक्टेड ऑटोनॉमी होती है स्टेट्स की, लेकिन कोऑपरेटिव में ये शेयर्ड होती है, बैलेंस होती है, और कंपेटिटिव फेडरलिज्म में स्टेट ऑटोनॉमी हाई होती है। अगर हम फोकस करें
तो क्वासी फेडरलिज्म कहां ज्यादा वर्क करता है? जब हम यूनिटी और कंट्रोल की बात करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहां ज्यादा वर्क करेगा? जहां पर कोऑपरेशन की बात होती है। और कंपेटिटिव, जहां हम कंपटीशन और इनोवेशंस की बात करते हैं। आइए जरा समझ लेते हैं कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है आखिर उसका रिलेवेंस क्या है। अगर क्वासी फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये एक बैलेंस हमें दिखता है सेंट्रल कंट्रोल विद स्टेट डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया में हमको स्टेट की डाइवर्सिटी भी मेंटेन करनी है और यूनिटी को भी मेंटेन करना होता है, तो क्वासी फेडरलिज्म वहां पर अप्लाई होता दिखता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो वो जीएसटी जैसे जो रूल्स हैं टैक्स कलेक्शंस के, वहां हमें दिखता है। और अगर हम बात करें कंपेटिटिव फेडरलिज्म की, तो जहां पर इकोनॉमिकली एक दूसरे से स्टेट आगे निकलने की कोशिश करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु अपने अनुसार ऐसी पॉलिसी बनाते हैं ताकि वहां पर बेहतर इन्वेस्टमेंट आए, तो हमें दिखता है वहां पर कंपेटिटिव फेडरलिज्म। आइए चैलेंज देख लेते हैं इंडिया में आखिर कौन से चैलेंजेस हैं फेडरलिज्म के सामने। सबसे बड़ी बात कि क्वासी फेडरलिज्म में हमें कई बार सेंटर का स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखता है, वो कई बार ओवररीच कर जाता है स्टेट्स की पावर को, तो एक बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में देखें तो कंसेंसस अमंग द स्टेट्स कई बार नहीं बनती है, वो पार्टी के रूप में डिवाइडेड हो सकती है। तो हम देखते हैं कि सभी स्टेट्स में आपस में सहमति बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें। अगर हम कंपेटिटिव फेडरलिज्म की बात करें तो रिस्क ऑफ इनइक्वालिटी लगातार बना हुआ है इंडिया में, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड हैं, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो अभी जूझ रहे हैं गरीबी से और बेसिक नीड से। तो एक इनइक्वालिटी जो है वो दिखती है हमें अगर हम कंपेटिटिव फेडरलिज्म की अप्रोच को अप्लाई करते हैं इंडियन फेडरलिज्म में। तो ये बात थी हमारे चैलेंजेस की। आइए अब बात करते हैं आज के टास्क की। आप कोई भी एक मॉडल चूज कीजिए, क्वासी, कोऑपरेटिव या कंपेटिटिव फेडरलिज्म, और रिसर्च करिएगा रियल लाइफ एग्जांपल से कि ये मॉडल जो हैं कैसे अप्लाइड हो सकते हैं किसी कंट्री में। वी विल मीट in a new session. Till then, keep learning. Bye bye.